हम स्वर पढ़ा चुके थे, व्यंजन से आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला में आप लोगों को स्वर बता दिया गया था। स्वर, स्वर के प्रकार भी बता दिए गए थे। अश्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, और इसके उच्चारण के आधार पर मुख द्वारा, जीभ द्वारा, मुख, ये सारी चीजों को बता दिया गया था। आज हमको क्या पढ़ाना है? आप लोगों को व्यंजन, व्यंजन और विसर्ग अनुनासिक बताते हुए आज इस क्लास को संपन्न कर देंगे। ठीक है? पार्थ पांडे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश वर्मा गुड इवनिंग। व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अन्य ध्वनि की सहायता, ध्वनि का मतलब स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे ध्वनियां हैं, वे व्यंजन वे नहीं, व्यंजन वे ध्वनियां नहीं, व्यंजन, हाँ, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, उच्चारण, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण किसी अन्य, किसी अन्य ध्वनि, स्वर की सहायता से, की सहायता लेनी पड़ती है। ध्वनि या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। व्यंजन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते हैं जब तक बिना स्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन जो होता है बिना स्वर के, बिना स्वर के पूर्ण व्यंजन नहीं माने जाते। नहीं होते, होते, ठीक है? बिना स्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होते, ठीक है? अब व्यंजन का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करने पे, व्यंजन का वर्गीकरण हम पिछली वाली कक्षा में किए ही थे। वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, इससे यही सारे का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब व्यंजन के वर्गीकरण में, व्यंजन के वर्गीकरण में सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, ठीक है? स्पर्शी व्यंजन,
स्पर्शी व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बाद आगत, आगत के बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजन आगत व्यंजन है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। अब स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में आपको हम बताते हैं, एक ट्रिक बताए थे, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन में जो 5-5 का वर्ण बनता है, ठीक है, जैसे क वर्ग में, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग के बाद ट वर्ग, उसके बाद प वर्ग। ठीक है। प वर्ग, क, च, ट और प, इन वर्गों में अब देखिए क, च, ट, कचोटता प्यार में अब क से अंगा तक, क, अब क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। च से अब आ जाइए इया, च से इया। ठीक है। ट से आगे बढ़ते हुए जाइए, र, त, ध, न, प, थ, म, प से, यहाँ से त से, फिर यहाँ प से, फिर आ जाइए म तक। ठीक है। अब क से अंगा तक ये होता है कंठ, कंठ। ठीक है। कंठ, ये क्या होता है कंठ। क वर्ग में क से अंगा तक इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। वैसे च से यहाँ तक तालब्य होता है, तालब्य। ठीक है। तालब्य। और ट से अड़ तक मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है। इसको मूर्धा बोलते हैं। फिर त से न तक की जो होती हैं दंतोष्ठ होती हैं, जैसे त, थ, दंत से आवाज आ रही है ना, दंतोष्ठ, दंत, ठीक है, दंतोष्ठ या दंत बोल। प से मैं तक के लिए, प से मैं में ओष्ठ आते हैं, प से मैं तक के उच्चारण में ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है। ये 5-5 के क्रम में आते हैं, 5 5 5 5 5, अभी 52 भी हो जाएंगे, 25 टोटल होती हैं। ठीक है। कंठ हो गए, तालप हो गए, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक है। अब कंठ में भी सूत्र होता है। देखिए कंठ हो गया, अब
इसके भी मतलब इसका एक सूत्र है, इसके माध्यम से आप लोग व्यंजनों का देखते ही पता कर लेंगे कि ये व्यंजन है किस वर्ग में है, तालब में है, मूर्धा में है, या फिर कंठ कंठ में है, या फिर दंतोष्ठ में है, या फिर ओष्ठ में है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहां से ही कंठ से ही इसको हटाते हैं, लिखते हैं। कंठ से क्या होगा, इधर ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है अकुह विसर्जना नाम कंठ। अकु 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 विसर्जना विसर्जना नाम कंठ। अकुह अकुह अकुश कहाँ लिखा है, अकुह विसर्जना नाम विसर्जना नाम अकुह विसर्जना नाम कंठ। ठीक है, अकुह का क्या मतलब, अकुह विसर्जना नाम या विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु का मतलब होता अ या आ। ठीक है, कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में कहां से कैसे अंगा तक, कैसे अंगा तक जितने आएंगे वे हो जाए। अब विसर्ग में है, ठीक है, या फिर ये आते हैं विसर्ग में। उसके बाद तालब में क्या होता है, तालब में क्या होता है, इचु इचु स्नानाम, इचु नाम तालब तालु, इचु स्नानाम तालु। ठीक है, इचु स्नानाम तालु। तो इसमें क्या होता है, ई बड़ी ई। ठीक है, चू वर्ग में छ वर्ग। ठीक है, छ वर्ग में मतलब छ से इया तक, च छ झ झ इया। ठीक है, चू वर्ग में ये हो गए। सणा नाम स या रा नाम, स या, ठीक है, रा नाम। ठीक है, इसमें स और ये भी आते हैं। ठीक है, तब तालु होगा। इसमें क्या होगा, क्या वर्ग में कंठ होगा। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कीजिए। उसके बाद तीसरा कहिए तो इधर लिख दे, नहीं इतना नोट कर दिया, हटा दे इसको, हटा इसको हटा दे, इसको भी हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होता है, ऋतुषणानाम मूर्धा, ऋतुषणा नाम मूर्धा। ठीक है, ऋतुषणा नाम मतलब री तो रहेगा ही, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण तक। ठीक है, ऋतुषणा नाम मूर्धा। अब इसके बाद त वर्ग आता है। त वर्ग के लिए लितुल्य प्राणाम दंतोष्ठ, ऋतुल नाम नाम दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ नहीं, दंतोष्ठ। ठीक है, ठीक है, दंतोष्ठ। अब इसमें क्या होता है, त वर्ग होता है। त वर्ग त थ द ध न तक। ठीक है, और री ल होता है, ये सारी चीजें आती हैं।
उसके बाद प वर्ग में, प वर्ग में क्या होता है, प वर्ग में आइए, प वर्ग में उप उ पु ध ओष्ठो, उपुध ओष्ठो, ठीक है। उपुध का मतलब उ और उ और बड़ा उ और बड़ा उ, यह है क्या हो, पु वर्ग में प, प वर्ग में, ये चीजें हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में ये हो जाएंगी ओट्स से, अगर इतने आते हैं, ये आ जाएंगे दंतोट से, ये आ जाएंगे मूर्धा से, और ये आ जाएंगे तालु से, ये आ जाएंगे कंठ से, ठीक है, उच्चारण के करने। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, आगे चर्चा होगी। अब इस वर्ग में स्पर्शी व्यंजन हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रिया पांडे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है, इतना बड़ा तो लिख रहे हैं। अच्छा, वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। अच्छा, अच्छा, आकाशवाणी दिवातना होता, आ का वर्ण कंठ में उच्चारण होता है। अच्छा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अनुष्का पांडे, अमित द्विवेदी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। हटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आप लोग सेटिंग में जाइए और उसको बढ़ाइए, जो 240 पे देख रहे हैं उसको 360 या 720 पे लगाइए। पढ़ने के लिए कुछ तो डाटा दे ही रहा है, रिचार्ज तो कराए ही होंगे जियो का। चलिए, अब क्या हमको पढ़ाना, अंतस्थ। हाँ, अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन में पहले अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा जान लीजिए। अंतस्थ, जिनका उच्चारण स्वर और, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन की, स्वर और व्यंजन के बीच, ठीक है, या मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी को अभ्यांतर बोलते हैं, अभ्यांतर, अभ्यांतर, प्रयत्न, प्रयत्न, ठीक है, अभ्यांतर पर्यंत, प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, ये स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होते हैं, के मध्य उच्चारित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग का क्या काम है, कमेंट में अभ्यांतर और मध्यांतर दोनों के बारे में लिखे और बताइए। ये आप लोग का SW होमवर्क है, ठीक है। अब आइए उष्म व्यंजन, इसको हटाते हैं और उष्म व्यंजन बताते हैं। एक मिनट, ये तो परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद इसमें य, र, ल, व, य और व अर्धस्वर, अर्धस्वर कहा जाता है इनको। ल और र, एक को लुंठित और एक को प्रासविक, एक को बोला जाता है लुंठित, अर्धस्वर, पार्श्विक। इसका मतलब होता है जो
जो लुंठित का मतलब जो जैसे स्लिप करती हुई अगर जैसे कोई चीज ज्यादा खींच के बोला जाए मतलब अपने जुबान को मतलब रे ज्यादा देर तक ले जाए, उसका उच्चारण ज्यादा या मात्रा अधिक बढ़ा देने पे री में होता है पार्श्विक और लुंठित। उसके बाद उष्म व्यंजन आपका आता है, ठीक है। अब उष्म व्यंजन पढ़ाते हैं। उष्म उष्म व्यंजन में उष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? उष्म व्यंजन की परिभाषा, जैसे उष्म व्यंजन को कैसे कहेंगे कि ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन में जीभ तथा ओठ, जीभ और ओठ के स्पर्श को, जीभ और ओठ के निकट आने के कारण जो ध्वनि उच्चारित होती है, जीभ और ओष्ठ, जीभ और ओष्ठ के मत मतलब मिलने पर जो ध्वनि उच्चारित होती है वो भी घसीटते हुए रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जो ध्वनि, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स और है, ठीक है, ये रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। अब इसके बाद क्या है, ये हो गई अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया, स्पर्शी हो गया। अब बचा आगत। आगत आगत ज और फ, ज और फ। इसमें एग्जाम्पल जो दिया जाता है ज और फ में, जैसे जलजला, जला, जलजला, गजल, गजल नहीं गज्जल, गजल, गल, ठीक है। जमाना, जमाना नहीं होता है, जमाना, नया आपका सलीक उठता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं। जमाना हुआ, उसके बाद गजल, ठीक है। अब उत्क्षिप्त हो गया, संयुक्त व्यंजन है जी, एक और बचा है संयुक्त। बताइए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन में दोनों क्या होता है, दोनों व्यंजनों का योग होता है, दो व्यंजनों का योग होता है, दो व्यंजनों का योग संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छतरी, त्रिशूल, ज्ञानी, श्र, ठीक है। छतरी में क्या होता है, क प्लस श्र, ठीक है। त्र, त प्लस त्र, ज प्लस अ, श्र प्लस त्र, ये होती है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त होता, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन में ड़ और ढ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीभ ऊपर एक मतलब काफी स्पीड में ऊपर तालु में लग के फिर इसका उच्चारण होता है, ढ ढ, ठीक है। तो यहाँ तक तो व्यंजन। अब इसके आगे बढ़ते हैं व्यंजन में। व्यंजन में अल्प प्राण, महाप्राण, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपके समझाने के लिए, क्योंकि संधि के लिए जरूरी होता है कैसे क्या होता है।
ठीक है। अब आप लोगों को अल्प प्राण महाप्राण बताते हैं, घोष अघोष। ठीक है। अब अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष। एक मिनट, वाटर ब्रेक। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। प्राण का मतलब होता है श्वास। ठीक है, शुद्ध सब श्वास यही होता है। सांस ये मत लीजिएगा, सांस सांस ये भी चलेगा, लेकिन ये मत लिखिएगा, नहीं तो आप लोग की जो जिसकी शादी वादी हो गई होगी तो उसकी सांस जिंदा नहीं रहने देंगे। ठीक है, श्वास। अब देखिए, वर्गीय व्यंजन जो आपको बताए थे, क वर्ग से प वर्ग तक, तो 5-5 का डिफरेंस बताए थे, 5-5-5-5 का। अब अल्प प्राण में क्या होगा? ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब श्वास। अब अल्प प्राण और महाप्राण में वर्गीय व्यंजन का मतलब प्रथम, इसका सूत्र ही है। सूत्र क्या है? मतलब 1, 3 और 5। अल्प प्राण मतलब कम श्वास, मतलब इसका उच्चारण कम सांस के द्वारा बोला जाए। महाप्राण अधिक श्वास, जिसका उच्चारण अधिक श्वास लेके मतलब ज्यादा उच्च स्वर में बोला जाए, महाप्राण कहलाता है। क ग अंग। ठीक है, ये 1:35 इसका सूत्र है। महाप्राण में 2 और 4, 24 मान लो, इसको हटाए दो, 24। महाप्राण के लिए ख और घ, ख और घ, घड़ी। ठीक है, अभी बनते कैसे हैं? जैसे क है मिलके ख, पास बोलिए, क और घ मिलके ख, ऐसे ही आगे बनेंगे। ठीक है, अघोष और सघोष क्या होता है? अघोष और सघोष, अल्प प्राण महाप्राण हो गया। यही इतने याद रखिए, 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2, 4 महाप्राण। उस वर्ग में मतलब जैसे क वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां आए तो अल्प प्राण होगा। ठीक है, अब महाप्राण के लिए इसमें दूसरा और चौथा आए तो क्या होगा? महाप्राण होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सघोष अघोष। ठीक है, सघोष अघोष। सघोष और अघोष। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सघोष अघोष ही चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। स्वतंत्र लिखिए, इधर लिखिए स्वतंत्र, स्वतंत्री, स्वतंत्री, स्वतंत्र,
स्वतंत्री स्वर, स्वतंत्री क्या होता है? स्वतंत्री, स्वतंत्री का कंपन, का कंपन, ठीक है, स्वर तंत्री का कंपन। स्वर और तंत्री, स्वर तंत्री का कंपन, देखिए स्वर तंत्री का कंपन में जिसमें अधिक कंपन हो, ठीक है, जिसमें अधिक कंपन हो वो क्या होगा? सघोष होगा। जिसमें अधिक कंपन हो उच्चारण में, ठीक है, सांस के उच्चारण में अधिक कंपन, अधिक कंपन होता है अगर स्वर तंत्र मतलब उच्चारण करने में, तो वो सघोष कहलाता है। आघोष का क्या मतलब होता है? कम कंपन, कम कंपन, स्वर के उच्चारण में कम कंपन हो तो अघोष होगा। अब देखिए अघोष में वर्गीय व्यंजन के प्रथम दो का मतलब क और ख। वर्गीय व्यंजन में, वर्गीय व्यंजन में इसको प्रथम और द्वितीय वर्ग, प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण क वर्ग, क वर्ग मतलब क च ट, पांचों में जो प्रथम दो वर्ण होंगे शुरू के, प्रथम और द्वितीय, एक और दो, वे क्या होंगे? अघोष। क्योंकि उनको कहने में आपको स्वतंत्र को कम कंपन करना पड़ा, जैसे क ख। अब अधिक कंपन के लिए, ठीक है, ये 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, ये क और ख, आगे भी लिख सकते हैं इसमें ग घ अंगा, अंगा, ठीक है। अधिक कंपन ये तो हो गया। अब आप लोग को आगत, आगत तो बताएं, जैसे उच्छिष्ट भी बता दिए, व्यंजन हो गया खत्म। अब आपको अनुनासिक और नासिक इसमें बचा है, उसको भी कर लेते हैं, अभी टाइम है 5 मिनट। अनुनासिक और नासिक ध्वनि, अनुनासिक और नासिक की ध्वनि क्या होती है? अब अनुनासिक और नासिक, अनुनासिक और नासिक ध्वनि में अयोगवाह ध्वनियां पहले जान लीजिए। अयोगवाह, अयोग वाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां भी आपको पहले अयोगवाह ध्वनियां क्या होती हैं इसके बारे में बता दें, उसके बाद अयोगवाह ध्वनियां बताते हैं आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। देखिए अयोगवाह ध्वनियां स्वर नहीं, स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, व्यंजन नहीं, ठीक है, स्वर नहीं, व्यंजन नहीं। जब स्वर भी नहीं, व्यंजन भी नहीं, अब इसे स्वतंत्र उच्चारण, ठीक है, इसका क्या होगा? स्वतंत्र उच्चारण नहीं है अयोगवाह का, अयोगवाह, ठीक है, अयोग मतलब स्वतंत्र उच्चारण नहीं, स्वतंत्र उच्चारण नहीं, उच्चारण नहीं, नहीं है, ठीक है, इसका स्वतंत्र कोई उच्चारण नहीं है। और व्यंजन में ये व्यंजन की बात आती है, व्यंजन के बाद आती है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या होता है? अयोग हुआ मतलब योग न हो, योग न हो,
परंतु साथ साथ चले, परंतु वाह, वाह का मतलब साथ साथ बहे या चले। अयोग न होने पर भी, अयोग मतलब योग्य, मतलब योग, योग मतलब जो, मतलब न मिलने पर भी ये साथ साथ चले, परंतु साथ साथ चले, साथ साथ चले, उसे अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, साथ साथ रहे या चले, ठीक है, अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। अब अनुनासिक और अनुस्वर और विसर्ग। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वर, अनुस्वार, तीसरा विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है, ये तो बता ही रहे हैं, नासिक में नाक की ध्वनियां होती है, नस्वर होती हैं, नवचार। विसर्ग में क्या होता है, ये संस्कृत के तत्सम रूप से आती है, तत्सम, 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 संस्कृत के तत्सम से इन शब्दों को लिया जाता है। जैसे दुख, प्रातः, अतः, छह। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, अनुनासिक और अनुस्वर पे। अनुनासिक अनुस्वर क्या होता है, अनु प्लस स्वर, अनुस्वार नहीं होता, अनुस्वर, अनु प्लस स्वार, अनु प्लस स्वार, अनुस्वार। इसका क्या मतलब होता है, ये नासिक ध्वनि होती हैं, अर्थात स्वर के बाद आने वाला, अर्थात जो नासिक ध्वनियां स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं वे अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजन के संदर्भ में जो क से अंगा तक लिखे थे, तो अंगा लास्ट वाला अंगा, इया, अंगा, अंगा, इया, ड़, न, मैं, ये जो पंच हैं, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, ठीक है, ये सारे अनुनासिक में आते हैं, अनुस्वार मतलब अनुनासिक के पांचवा में अनुस्वार में ही आते हैं, ये सब अनुस्वार में ही आते हैं। ठीक है, अब अनुनासिक क्या होता है, वे नासिक की ध्वनि, वे नासिक की ध्वनि जो स्वर के साथ साथ जोड़ के बोली जाती है, स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, जोड़कर बोली जाती है, बोली जाती है। जैसे, जैसे, जैसे क्या होता है, बांस, जोंक, जोंक, और कोई। ठीक है, आज वर्णमाला की और एक चीज इसमें बताना रह गया, अनुनासिक और अनुस्वर। इसमें क्या होता है, वर्णमाला में अनुस्वर और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक की जाती है। ठीक है, ध्वनियों की गणना एक रूप में की जाती है। इसी प्रकार अयोगवाह ध्वनियां, जो अयोगवाह ध्वनियां होती हैं, अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां, ये टोटल 2 होती है। हम आपको 3 लिखाए थे ना, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग, बस 2 ही होती है। तो ये
चैप्टर हुआ खत्म, वर्णमाला का चैप्टर हुआ आप लोग का आज समाप्त। अब आप लोग को संधि, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। थोड़ा कमेंट देख लें किसका किसका है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर। प्रिया पांडे, पांडे जी वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अमित त्रिवेदी, सब दिख रहा है। अच्छा, अनुष्का पांडे गुड इवनिंग। अंशुमान सिंह, अंशुमान का वर्ग हमें कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। 300 दिख रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। संधि, संधि, संधि आप लोग को पढ़ाते हैं। संधि, ठीक है। संधि, संधि का मतलब अंग्रेजी में इसको कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। आज पढ़ा है, 5 बज गया है, जैसा कहिए आप लोग। कहिए तो पढ़ा दें, सर की क्लास लगेगी मैथ वाले की। कंजक्शन, कंजक्शन, जंक्शन, GUNCTION, GUNCTION, कंजक्शन, ठीक है। नहीं होगा, कंजक्शन। एक मिनट, कंजक्शन की स्पेलिंग गलत बता रही है। कंजक्शन, CON, कंजक्शन, ठीक है। संधि, संधि क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, मिलाप, संयोग, समझौता, ये सारे संधि आते हैं। संधि का मतलब मेल, संयोग, समझौता, संहिता भी इसको बोल सकते हैं। संहिता, संहिता, गीता, ठीक है। मेल, संयोग, समझौता, संहिता या संहिता, छोड़ो इसको हटाओ, ठीक है। मेल, संयोग, समझौता। अब इसकी परिभाषा संधि की कैसे देंगे? संधि का मतलब मेल, संयोग, समझौता। संधि किसे कहते हैं? अगर पूछ ही लिया किसी ने, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? निकटतम ध्वनि, जो निकटतम ध्वनि होगी, ध्वनि आपको बताई थी। निकटतम क्या? निकटतम ध्वनि या वर्णों का मेल, निकटतम ध्वनि या वर्णों का मेल, निकटतम ध्वनि या वर्णों का जो मेल होता है वो संधि कहलाता है, ठीक है। उच्चारण में निकटतम ध्वनि या वर्णों का मेल, जैसे हिमालय, हिमालय, चलिए एग्जाम्पल दे दें। हिमालय, 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 ठीक है। हिमालय, हिमालय जैसे दे दिए हिमालय, हिमालय को इसका संधि जैसे हिम, हिम प्लस आलय, आलय, ठीक है। हिम में ए छिपा हुआ है, हिम का ए, और देखिए हिम में यहाँ पे ए है, ठीक है। आलय का आ ले लीजिए, ठीक है। ए प्लस आ बराबर आ, ठीक है। अब हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी हो गया,
विद्या, विद्यार्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद कैसे हैं? विद्या प्लस अर्थी, ये सभी जानते हैं। विद्या में विद्या में लिखा दिए, ठीक है। विद्या आ हुआ, आ प्लस थी मतलब विद्यार्थी, आ प्लस बराबर आ, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। विद्या प्लस अर्थी लिख लीजिए, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। विद्या में आ न समझना, प्लस ठीक है, दोनों मिलके विद्यार्थी, मिलके आ हो जाता। आज की क्लास यही संवादित की जाती है। अब आगे की क्लास कल संधि पढ़ाया जाएगा। संधि के आगे, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वर्गीकरण, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि नहीं, इसको पहले 3 वर्गों में बांटा जाएगा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर में भी 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण स्वर संधि, अयादि संधि, ये 5 वर्ग होते हैं। और अब सर आप विदु सर आ गए हैं जो आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे, और आज क्लास हम यही संपादित कर रहे हैं। कल फिर कंटिन्यू आपको संधि पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।